नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है यूपी पुलिस की वैकेंसी आ चुकी हैं। आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो हम अपने चैनल पर उत्तर प्रदेश जीएस को कम्प्लीटली कराने जा रहे हैं, आप सबके बीच में लाएंगे, जहां से आप हमारे साथ जुड़कर संपूर्ण उत्तर प्रदेश जीएस की तैयारी कर सकते हैं। और आज की हम क्लास जो लाए हैं आपको, प्रमुख लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश जीएस में जो आज की क्लास आपकी रहेगी वो है प्रमुख लोक नृत्य। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन बनता है। जितने भी प्रकार के उत्तर प्रदेश जीएस में लोक नृत्य हैं, उन लोक नृत्यों को हम कवर अप कर रहे हैं। तो चलिए आज की जो क्लास हम स्टार्ट करते हैं लोक नृत्य की। देर नहीं करेंगे, पर डे कोशिश करेंगे क्लास की, और जितना भी सिलेबस आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में होगा कांस्टेबल लेवल में, उसको हम आपको कंप्लीट कराएंगे, स्टैटिक रूप में हम आपको लाएंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं क्लास में, और आज आपको प्रमुख लोक नृत्य में लिए चलते हैं। तो ज़रा देखिए, लोक नृत्य में सबसे पहला नृत्य जो है आपका है वो नौटंकी। नौटंकी बचपन से आप सुनते आए होंगे कि भाई क्यों नौटंकी कर रहा है, तो वही नौटंकी क्या होती है वो समझिए। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है नौटंकी। सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य आपका नौटंकी है। और ये एक्चुअल में क्या है, ये वीथी नाटक है। ये जो स्वरूप है, इसका मूल स्वरूप किसका है? वीथी नाटक का। वीथी नाटक का ये मूल स्वरूप है, यानी आपको इस नृत्य में नाटक की तरह से भाग भंगिमाएँ करनी पड़ती हैं। नाटक की तरह से आप इसको मंचन करते हैं। इसमें हाथरसी तथा कानपुरी नाट्य शैलियों द्वारा संवाद, गायन और लोक नृत्य के माध्यम से लोक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है। यानी इसमें आप नौटंकी में करते क्या है, देखिए, कानपुरी और हाथरसी शैली में नाट्य शैलियों को इसमें शामिल किया गया, और उसमें आप करते क्या है, संवाद करते हैं। संवाद मतलब बोलना, जो डायलॉग्स आप डिलीवर करते हैं। गायन मतलब गाना, और लोक नृत्य के माध्यम से और नाचना, इसके माध्यम से आप क्या करते हैं, लोक कथाओं का प्रचलन। जितनी भी लोक कथाएं होती हैं उनका प्रचलन आप इस प्रकार से करते हैं, तो प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नौटंकी हुआ। आगे बढ़ो, अगला देखिए। अगला आपका रहेगा धोबिया राग। धोबिया राग, देखिए, धोबिया राग और धोबिया नाच, कई बार इनको एक साथ पूछा गया है और कई बार अलग अलग पूछा गया है। तो धोबिया राग क्या होता है वो समझिए। धोबिया राग यह धोबी जाति का नृत्य है। कौन सी जाति का? एक तो ये क्वेश्चन बनता है धोबिया, तो धोबी जाति का नृत्य है, जिसमें एक नर्तक धोबी और दूसरा नर्तक उसका गधा बनता है। मतलब दो लोग नाचने वाले होते हैं, जिनमें एक धोबी होता है, धोबी का रोल प्ले कर रहा होता है, दूसरा उसमें गधा बनता है, धोबी का गधा। धोबी का गधा घर का ना घाट का, आपने सुना होगा डायलॉग। तो इस प्रकार से इसमें नृत्य किया जाता है और उस गधा से संबंधित। अब देखिए, धोबिया राग और धोबिया नाच लगभग सिमिलर है। अगला मैं बता रहा हूँ, उसमें आप समझिए। धोबिया राग के बाद धोबिया नाच, इसमें और थोड़ा सा समझिए। ये भी धोबियों के द्वारा ही होता है, ये भी धोबिया नाच। इसमें कच्ची घोड़ी पर सवार होकर एक नर्तक अन्य नर्तकों के मध्य विलक्षण मुद्राएं प्रदर्शित करते हुए नृत्य करता है। इसका आयोजन मांगलिक अवसरों पर होता है, क्लियर सी बात है। और धोबिया नृत्य पूर्वांचल में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? पूर्वांचल में। मृदंग, रणसिंगा, झांझ, डेढ़ताल, घुंघरू, घंटी बजाकर नाचा जाने वाला ये नाच है। टेरी, गीत, चुटकुले के रंग, साज के संग, यह एक अनोखा नृत्य है। यानी इसमें टेरी होगा, गीत होगा, चुटकुले के रंग होंगे, साज सजावट होगी उसके तहत। और उसमें जो धोबिया राग था, उसमें केवल एक नर्तक जो है धोबी बन जाता है, दूसरा गधा बन जाता है, और उन भाव भंगिमाओं को दर्शाया जाता है। इसमें भी लगभग वही है, लेकिन इसमें करतब थोड़े से बढ़ जाते हैं। क्या होता है? करतब थोड़े से बढ़ जाते हैं। आप उस पर उसको सजाते हैं, घुंघरू बांधते हैं, घंटी बांधते हैं, गीत गाते हैं, चुटकुले सुनाते हैं। ये सब साज और राज और रंग के साथ होता है। तो समझिए इनको। ये कहाँ प्रचलित है, ये आपको याद रखने वाला पॉइंट है। ये पूर्वांचल में प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है? पूर्वांचल में। नेक्स्ट चलिए, धुरिया नृत्य। अगला क्या है? धुरिया नृत्य।
तो आप एक लिस्ट बनाते चलिए धुरिया नृत्य, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो आप उनको पिक करते चलिए और लिस्टेड करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। धुरिया नृत्य, अगला नृत्य कौन सा है? धुरिया नृत्य। इसके तहत बुंदेलखंड में कुम्हार जाति, मतलब कुम्हार को एक और नाम से पुकारा जाता है, इस जाति को प्रजापति। ठीक है, तो प्रजापति, कहीं कहीं पेपर में प्रजापति आ जाएगा। प्रजापति ये कुम्हार जाति के नर्तकों पुरुषों द्वारा, यानी नाचने वाले कौन होते हैं? पुरुष। और किसका रूप धारण करते हैं? स्त्री का रूप धारण करके महिलाओं के जैसे भाव भंगिमाएँ करनी पड़ती हैं। यानी पुरुष जो है स्त्री बनता है और महिलाओं जैसी भाव भंगिमा प्रदर्शित करते हुए वो गायन नृत्य प्रस्तुत करता है। वो गाता भी है और नाचता भी है। जैसे आपके यहाँ जागरणों में देखा हो, बड़े बड़े जागरण होते हैं तो उनमें तो महिलाएं आ जाती हैं, लड़की ही आ जाती हैं। लेकिन जो छोटे लोग, छोटे तरीके से छोटे जागरण होते हैं जिनमें बजट थोड़ा कम होता है, उनमें क्या होता है कि उनमें पुरुष ही स्त्री का रूप धारण करके और वहाँ नाच रहा होता है। तो उस प्रकार का जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य कहलाता है? धुरिया नृत्य। ठीक है, आगे बढ़िए। और हम पूरी संपूर्ण जीएस, देखिए पूरा उत्तर प्रदेश जीएस आपको कराने जाएंगे, एक के बाद एक वीडियो आपको लाएंगे। तो आपको काम इतना करना है कि पर डे आपको चैनल पे आना है और आपको अपना काम करना है। ठीक है ना। देखो पाई डंडा, पाई डंडा क्या है? पाई डंडा समझो। पाई डंडा, ये पाई डंडा जो है गुजरात में एक नृत्य होता है डांडिया, डांडिया रास नृत्य, जिसमें दो डंडी होती हैं और डांडिया कर रहे होते हैं, कपल में वो डांस हो रहा होता है। के समान ही बुंदेलखंड की अहीर जाति द्वारा, किसके? बुंदेलखंड की अहीर जाति के द्वारा सामूहिक रूप से, जैसे डांडिया सामूहिक रूप से होता है, एक दो कपल तो कर नहीं होते कि भाई दो कपल डांडिया कर रहे हो, वहाँ भी सामूहिक रूप से वो डांस होता है, अलग अलग कपल अलग अलग डांस कर रहे होते हैं। तो सामूहिक रूप से पाई डंडा नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। गुजरात में डांडिया के समान है, उत्तर प्रदेश का है, तो समझ लीजिए। अगला देखिए, इसको दीपावली या दीप नृत्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीपावली या दीप नृत्य। अब ये दीपावली और दीप नृत्य क्या है? तो दीपावली के शुभ अवसर पर बुंदेलखंड के अहीर जाति नर्तकों द्वारा ये किए जाने वाला खेल जैसा नृत्य है। खेल जैसा, इसमें क्या करते हैं कि दीपक को सर पे रख लेते हैं और दीपक को तेल भर के सर पे रख के उससे मनुहार करते हैं, खेल जैसा नाटक करते हैं। तो ये जो है दीपावली के शुभ अवसर पर होता है, इसलिए इसको दीपावली नृत्य भी कहते थे और दीप नृत्य भी कहते थे। क्या कहते थे? दीप नृत्य। और खेल के जैसा होता है, हो रहा है नृत्य। और किस जाति से किया जाता है? बुंदेलखंड में किया जाता है। एक तो आप ये याद रखिए, बुंदेलखंड में किया जाता है। और किस जाति द्वारा? अहीर जाति द्वारा। किस जाति द्वारा किया जाता है? अहीर जाति द्वारा किया जाता है। क्लियर। ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, जो मेन पॉइंट है उन्हीं को हम बता रहे हैं। देखिए, एक ये नृत्य बहुत बार पूछा गया है, एक ये नृत्य बहुत बार पूछा गया, ख्याल नृत्य। क्या है? ख्याल, ख्वाबों ख्यालों में है, तो वो वाला ख्याल नहीं है। देखिए, ये नृत्य बुंदेलखंड के क्षेत्र में पुत्र के जन्म के अवसर पर, ये काम का याद रखने है। वो पूछ ले कि पुत्र के जन्म के अवसर पर कौन सा नृत्य वो करते हैं, तो आप ये याद रखिए, किस कौन सा? पुत्र के जन्म के अवसर पर होता है ख्याल। कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके तहत करते क्या है? नर्तक अपने ऊपर रंग बिरंगे कागजों व बांस के मंदिरों को रखकर, देखिए समझ लीजिए, ये समझने योग्य है। कागजों, रंग बिरंगे कागज, बांस के मंदिरों को रखकर बुंदेली गायन में नृत्य करते हैं। बुंदेली गायन में नृत्य करते हैं, बुंदेली गाते हैं और गाते हैं और नृत्य करते हैं। तो ये कब होता है? पुत्र जन्म के अवसर। एक तो चीज़ ये याद रखिए। और किसके द्वारा? कागजों व बांस के मंदिरों को रखकर, यानी सर पर कागज, नर्तक जो है मंदिर और उसको सर पे रख लेता है कागज और बांस के मंदिर रख के, और तब वो नाच रहा है। ठीक है ना। तो ये कौन सा नृत्य हो गया? ख्याल। ठीक है, क्वेश्चन बने तो आप रखेंगे। अब देखिए, ये कथक नृत्य है। पहले तो ये देख लें कि ये उत्तर प्रदेश का कैसा नृत्य है? शास्त्रीय। ये कैसा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य। ये लोक नृत्य भी है, लेकिन ये मोस्टली किस में आता है? शास्त्रीय नृत्य में आता है। और ये उत्तर भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत में। यानी उत्तर भारत में आपके उत्तराखंड, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जितने भी हैं उत्तर भारत का जो है उसमें कथक उत्तर प्रदेश की देन है। इस नृत्य शैली को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया था।
यानी ये शैली विलुप्त प्राय थी, खत्म होने वाली थी, लेकिन इस शैली को अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने प्रोत्साहित किया। उत्तर भारतीय, अब देखो इसको क्या कहते हैं, कथा कहे सो कथक कहलाए, कथा कहे सो कथक कहलाए, यानी जो कथा कहे सो कथक कहलाए। कथक शब्द का अर्थ है कथा को नृत्य रूप में कथन करने वाला, कहने वाला। कथन करने वाला मतलब कहने वाला, यानी कथा को नृत्य के रूप में कहने वाला व्यक्ति कथक नृत्य कर रहा होता है, ठीक है ना। शंभू महाराज प्रसिद्ध कथक नर्तकों में से एक थे। जो शंभू महाराज हैं वो प्रसिद्ध कथक नर्तकों में से एक थे, यानी इसमें कथा को जो चित्रित किया जाता है वो कहकर नहीं, क्या करना होता है, नाच कर बताया जाता है कथा को। ठीक, चलिए अगला देखिए, सौरा या सेरा। देखो दोनों नामों से आता है, चाहे वो सौरा लिख दे या सेरा लिख दे, दोनों नृत्य सेम है, इसका आप ध्यान रखेंगे। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में किसानों द्वारा फसल की कटाई के समय हर्षोल्लास प्रकट करने के लिए किए जाने वाला नृत्य है। जब बुंदेलखंड का किसान की फसल पक चुकी होती है कटाई के समय, तो वो खुशी मनाता है, खुशी मनाता है, और उस खुशी को प्रकट करने के लिए ये नृत्य किया जाता है। याद रहेगा, सौरा या सेरा नृत्य क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों द्वारा फसल की कटाई के समय हर्षोल्लास प्रकट करने के लिए किए जाने वाला नृत्य है। अगला देखो, राई। अगला नृत्य कौन सा है, राई। देखो जरा राई। अब बात आती है राई नृत्य क्या है। राई नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है, पहली बात, यानी राई नृत्य किसके, बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा किया जाता है। और यहाँ महिलाएं इस नृत्य को विशेषतः कब करती हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर करती हैं। और मोर की भांति किया जाता है, मोर की भांति। अब मोर बन रही है वो, ठीक है ना, मोर की जैसी भंगिमाएँ कर रही है, मोर के जैसे नृत्य कर रही हैं, तो इसलिए इसको मयूर नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो अदाएँ की जाती है वो सब कैसी की जाती हैं, मोर के जैसी। तो इसको फिर उन्होंने राई तो काई कहेंगे, और क्या कह दिया है, मयूर नृत्य भी कहलाता है। एक मयूर नृत्य अलग आएगा जो ब्रज क्षेत्र में होता है, बुंदेलखंड में जो राई नृत्य है उसको मयूर नृत्य भी कह रहे हैं, लेकिन एक नृत्य जो मयूर नृत्य है वो ब्रज में आएगा, अभी आएगा, थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, राई नृत्य के बाद। तो भाई अगर क्लास लग रही हो कि कुछ मेहनत करके लाए हैं तो थोड़ा सा लाइक शेयर कर आप ध्यान रखिए। नटवरी, अगला नृत्य कौन सा है, नटवरी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहिरों तथा यादवों में प्रचलित यह नृत्य है, ठीक है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अहिरों और यादवों में प्रचलित ये नृत्य है, और यह नृत्य संगीत एवं नक्कारों की लय पर, संगीत बज रहा है, नक्कारे बज रहे हैं, ढोल नक्कारे, खेल मुद्राओं को प्रदर्शित करते हुए किया जाता है। उन नक्कारों की रह उस पर जब नक्कारा बजा तभी नृत्य हुआ, तो उसको खेल मुद्राओं को प्रदर्शित करते हुए ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, नटवरी, नटवरी नृत्य। चलो आगे, धीवर राग। अगला नृत्य कौन सा है, धीवर राग। धीवर राग, धीवर अर्थात कहार जाति द्वारा ये किए जाने वाला नृत्य है, और यह गायन नृत्य मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। जब शुभ अवसर हो तभी कहार जो है इस नृत्य को करते हैं। वो गाना सुना ना, चलो रे डोली उठाओ कहार, पिया मिलन की रुत आई। तो ये जो डोली उठाने वाले लोग, कहार जाति जिसको हम कहते हैं, शुभ मंगल अवसरों पर इस नृत्य को करते हैं। और देखिए नृत्य में धीवर राग कह दिया है, नृत्य नहीं कहा है, धीवर राग या धीवर नृत्य कहें, दोनों बातें की होनी चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला देखो, कलाबाजी। अब कलाबाजी तो आप खूब जानते हैं, खूब कलाबाजी करते हैं, कलाबाजी। लेकिन बात क्या है कि अवध क्षेत्र में होता है, पहले बात तो ये, कलाबाजी कहाँ, अवध क्षेत्र में। और नर्तक कच्ची घोड़ी पर सवार होकर, कच्ची घोड़ी पर सवार होकर और मोर बाजा, विंड पाइप, मोर बाजा लेकर कलाबाजी करता है, कलाबाजी करते हुए यह नृत्य करता है। यानी वो कच्ची घोड़ी पर सवार है और मोर बाजा
लेकर कलाबाजी कर रहा है। इस नृत्य में कलाबाजी की प्रमुखता होने वाले परिणाम स्वरूप ही इसको कलाबाजी का नाम दिया गया है। इसमें ज़्यादा कलाबाजी जब करता है नर्तक तो इसको क्या कह दिया गया है? कलाबाजी नृत्य कह दिया गया है। इसमें नर्तक जो है बहुत ज़्यादा कलाबाजी करता है, इसलिए इसको क्या कह दिया गया है? कलाबाजी नृत्य। ध्यान रखना, मोर बाजा लेकर नाचता है एक तो, ठीक है ना, मोर बाजा लेकर नाचता है और कच्ची घोड़ी पर सवार होता है, अवध क्षेत्र में होता है, ये भी आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, पासी नृत्य। पासी नृत्य क्या है? युद्ध के अभिनय के रूप में अभिनीत यह नृत्य गीत पासी जाति द्वारा किया जाता है। पहला तो ये आप ये देखिए, पासी जाति द्वारा किया जाता है और युद्ध के अभिनय किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? युद्ध का अभिनय किया जाता है। अभिनय समझते हैं ना, एक्टिंग, युद्ध की एक्टिंग की जाती है और इसमें 7 पृथक मुद्राओं को एक गीत एक लय में प्रस्तुत किया जाता है। 7 मुद्राएं युद्ध की और उनको एक गीत और एक लय में, गीत भी आना है और लय में भी चलना है। गीत गाते हुए एक रिदम से, मतलब आगे पीछे नहीं कर सकते कि पहले आपने ये कर दिया बाद में दूसरा किया। वो 7 मुद्राएं एक के बाद एक सक्सेसिव क्रम में होनी चाहिए, एक क्रमवार होनी चाहिए। तो 7 पृथक मुद्राओं को एक गीत और लय में, तो 7 मुद्राओं का गीत भी इसको कहा जाता है। 7 मुद्राओं का नाच पासी नाच, 7 मुद्राओं का 7 अलग अलग भाव भंगिमाओं का नाच पासी नाच। क्लियर है? चलिए और देखिए आगे बढ़ो। अब यह है जोगनी। जोगनी नृत्य बताइए। जोगनी नृत्य, साधु वेशधारी स्त्री रूप पुरुष। ध्यान देखना, इसमें भी नर्तक कैसा है? पुरुष, स्त्री वेशधारी और साधु वेशधारी पुरुष नर्तकों द्वारा सामूहिक रूप से किया जाने वाला यह नृत्य अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर होता है। किस पर होता है? रामनवमी के अवसर पर। ये ध्यान रखिए आप, किस पर होता है? रामनवमी के अवसर पर। तो एक तो आप यह इसमें यह याद रखना है कि स्त्री का रोल भी कौन करता है? पुरुष करता है। और साधु पुरुष का भी कौन करता है? पुरुष ही करता है। और कहाँ होता है? रामनवमी पर होता है और अवध क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है? अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर। ये पहले इस नृत्य में स्त्रियां भी भाग लेती होंगी, भाग लेती थी स्त्रियां। फिर बाद में क्या हुआ कि स्त्रियों को रोक लगा दी। भाई जैसे जैसे अब समय के साथ बदलाव ला रहे हैं तो क्या हुआ कि वहाँ कारण कुछ भी रहे होंगे, कुछ भी कारण रहे होंगे, तो स्त्रियों ने भाग लेना बंद कर दिया और उनका अभिनय भी स्त्री रूप धारण करके पुरुषों द्वारा ही किया जाने लगा। ठीक है ना? तो इसमें पहले महिलाएं, स्त्री का रोल जो था वो महिलाएं खुद भी उसको निभाती थी, लेकिन बाद में ऐसा हुआ कि भाई पुरुष को ही स्त्री बना दिया गया और स्त्री को ही पुरुष को ही पुरुष रखा और स्त्री भी रखा। ठीक है, लेकिन इसमें खूबी ये है कि ये साधु वेशधारी है। क्या है? साधु वेशधारी। अब बताइए चरकुला, अगला नृत्य क्या है? चरकुला। चरकुला क्या है? नृत्य ब्रजभूमि में होता है, एक तो आपने ये पढ़ा, और रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रखकर किया जाता है। रथ के पहिए पर अनेक घड़ों को रख लिया जाता है और इसलिए इसको क्या किया जाता है? ब्रजभूमि में घड़ा नृत्य भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? घड़ा नृत्य। और इसमें क्या? तेल के दीपक अपने सर पर महिलाएं रखकर नाचती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? भाई पहले चक्र रख लिया, वो घड़ों को, वो क्या कहते हैं, रथ का पहिया रख लिया चक्र की जैसे, और उस पर उन्होंने क्या रख लिया? घड़े। घड़े रख के और नाच रहे हैं, और घड़े रख के जब नाच रहे हैं तो उसको घड़ा नृत्य भी कहा जाता है। कुछ महिलाएं उनमें बीच बीच में क्या होता है कि उनमें बीच बीच में तेल के दीपक रख के अपने सिरों पर वो नाच रही हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? चरकुला डांस कहते हैं, चरकुला कहते हैं। कहाँ प्रसिद्ध है? ब्रजभूमि में। ठीक है, याद रहेगा ना। अब ये देखिए, ये एक नया नाच कौन सा? गोंडऊ। गोंडऊ नाच। कौन सा नाच है? गोंडऊ नाच। क्लियर है? गोंडऊ नाच में देखो, पूर्वांचल के गोरखपुर, देवरिया, बलिया जिलों में, पहले तो आप ये देखिए पूर्वांचल के किन किन जिलों में? गोरखपुर में, देवरिया में और बलिया जिलों में गोंडऊ नाच का प्रचलन है। इस नृत्य के साथ प्रहसन भी होता है और नृत्य का प्रमुख भाग हरबोल कहा जाता है। नृत्य कई प्रकार से कई भागों में बटा होता है, जो उसका प्रमुख भाग होता है वो हरबोल होता है। यह प्रहसन के रूप में जो भी करता है उसे हरबोला ही कहते हैं। और ये जो ये प्रहसन के रूप में करता है उसको हम क्या कहते हैं? हरबोला ही कहते हैं। और इस नृत्य श्रृंगार तथा भक्ति के गीतों का समावेश होता है। इसमें श्रृंगार और भक्ति के
रूपों का श्रृंगार होता है। अब आप एक शब्द कह रहे होंगे प्रहसन, प्रेषण, प्रेषण भी होता है। प्रेषण का मतलब वाद विवाद होता है, एक पूछता है दूसरा, एक पूछता है दूसरा जवाब देता है, ठीक है ना। आजकल आपने जागरणों में भी देखा होगा तो उसमें, और उसको क्या कहा जाता है, हर बोलाई। जो प्रेषण का रूप करता है उसको कहते हैं हर बोलाई, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ो। नेक्स्ट कार्तिक, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। कार्तिक, तो कार्तिक नाच क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। पहली बात तो ये कार्तिक गीत नृत्य में नर्तकों द्वारा श्री कृष्ण और गोपियों का रूप धारण करके नृत्य गायन किया जाता है। श्री कृष्ण और गोपी, और उस नृत्य के उससे श्री कृष्ण और गोपियों के बीच के संबंधों को दर्शाया जाता है। क्या क्या है, संबंधों का वर्णन होता है। श्री कृष्ण और गोपियों पर आधारित कौन सा नृत्य है, कार्तिक। कहाँ प्रचलित है, बुंदेलखंड में, ठीक है। कार्तिक गीत नृत्य भी इसको कहते हैं। कार्तिक नृत्य, कार्तिक गीत नृत्य दोनों ही सेम है। चलो आगे बढ़ो। क्लियर। तो लिस्ट बना रहे होंगे, और लिस्ट बना रहे हैं आप बेहतर के लिए, ठीक है। देवी नृत्य देखिए, देवी पूजा के समय जाते समय एक नर्तक द्वारा देवी की भूमिका अभिनीत करते हुए किया जाने वाला यह नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है, जिसको आप पश्चिमी यूपी में झांकी कहते हैं। झांकी में क्या होता है, देवी का रूप रखा है, देवी का रूप बन के कोई है, सुदामा का रूप बन के कोई है, कृष्ण का रूप बन के कोई है, काली का रूप बन के कोई है, और नृत्य को कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से देवी नृत्य जो होता है उसमें देवी का अभिनय करते हुए देवी को ही बना दी जाती है, देवी को ही बना दिया जाता है, और तब वो नृत्य किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम कहते हैं देवी नृत्य। कहाँ, देवी के पूजा जाते समय बुंदेलखंड क्षेत्र में ये किया जाता है। चलो अगला देखो, चोलर नृत्य। अगला कौन सा है, चोलर नृत्य। अगला कौन सा है, चोलर नृत्य। मिर्जापुर और सोनभद्र आदि जिलों में चोलर नृत्य अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना पूर्ति के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिर्जापुर और सोनभद्र, जैसे आपने कुछ ग्रामीण इलाकों में देखा हो, पानी मांगना कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, पानी मांगना। छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे होते हैं और वो क्या करते हैं, वो पानी मांगने, गांव में पानी मांगते हुए निकलते हैं। फिर वो एक स्थान पर जाते हैं, कोई भी स्थान हो सकता है, पूज्य स्थान, और उस पर जाकर वो खाना बनाते हैं, खाना बना के वो खाते हैं, बांटते हैं, जो भी है। तो उसको ही इसी प्रकार से मिर्जापुर और सोनभद्र में चोलर नृत्य जो होता है वो अच्छी वर्षा और अच्छी फसल की कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है, कि हमारी फसलें अच्छी हों और अच्छी वर्षा हो, इसकी कामना पूर्ति के लिए चोलर नृत्य किया जाता है, ठीक है। पश्चिमी यूपी में पानी मांगना भी इसको कहते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। इसके बाद अगला देखिए, डठिया, डठिया नहीं, ठडिया। कौन सा, ठडिया नृत्य। ये सोनभद्र और उसके पड़ोसी जिलों में संतान की कामना प्राप्ति के लिए किया जाता है। संतान की कामना प्राप्ति जब है और वो पूरी होने पर, तो ठडिया नृत्य का आयोजन सरस्वती के चरणों में समर्पित होकर किया जाता है, ठीक है ना। जैसे संतान की प्राप्ति के लिए कहते हैं ना, मन्नत मांगी गई हो, बोल दिया हो, बोल दिया, मन्नत मांगी गई हो। इसी प्रकार जब संतान की कामना की गई हो, वो पूरी हो गई हो, तो सरस्वती जी के चरणों में समर्पित होकर ये फिर नृत्य किया जाता है, ठडिया नृत्य किया जाता है। चलो अगला बढ़ो। डेढ़िया नृत्य। डेढ़िया नृत्य को देखो जरा, डेढ़िया नृत्य क्या होता है। डेढ़िया नृत्य का प्रचलन दोआब क्षेत्र में होता है। दोआब क्षेत्र गंगा जमुना का क्षेत्र, जो प्रमुखतः फतेहपुर जिले में प्रचलित है। राम के लंका विजय के पश्चात वापस आने पर स्वागत में किया जाता है। राम के लंका विजय के पश्चात वापस आने पर स्वागत में किया जाता है, जिसमें सिर पर छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन में दीपक रखकर ये नृत्य किया जाता है। छिद्रयुक्त मिट्टी के बर्तन है, उसमें जो है क्या रखा है, दीपक रख दिया है, दीपक को जला दिया गया, और उसमें भगवान राम जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए तो उनके स्वागत में इस प्रकार ये नृत्य किया जाता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ो। डेढ़िया नृत्य के बाद अगला देखिए, छपेली नृत्य। छपेली नृत्य में क्या है, इसको एक तो छपेली के बजाय कहीं कहीं चप्पोली भी कहते हैं। चप्पोली, ये नाम से आप भ्रमित नहीं होना। क्या, चप्पोली, ये भी कहीं कहीं चप्पोली भी इसको कहते हैं, छपेली की जगह चप्पोली। छपेली नृत्य क्या है,
एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में दर्पण लेकर किया जाने वाला नृत्य। कभी कभी देखा हो ना, लोग शादी बारात में ज़्यादा ताम में आ जाते हैं, पतला दुपट्टा, तो डाल लेते हैं दुपट्टा और फिर उसमें, तो इसमें क्या है, एक हाथ में रुमाल ले लिया जाता है और एक हाथ में दर्पण, और आध्यात्मिक समुन्नति की कामना के लिए किया जाता है। ये नृत्य यहाँ के नृत्य की तरह शादी विवाह की तरह नहीं होता है। क्या होता है, आध्यात्मिक समुन्नति, अध्यात्म में आप वृद्धि करें, मानसिक स्तर में वृद्धि करें, उसके लिए ये नृत्य किया जाता है। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ो। ये देखिए मोरपंख व दीवारी नृत्य। कौन सा, मोरपंख व दीवारी नृत्य। जैसे ब्रज की लठमार होली होती है, ऐसे ही बुंदेलखंड में विशेषकर चित्रकूट में दीपावली के दिन, देखिए बुंदेलखंड के किस पार्ट में, चित्रकूट में दिवाली के दिन ढोल नगाड़ों की तान पर आकर्षक वेशभूषा, आकर्षक मतलब सही साथ सजावट के साथ मोरपंखधारी लठैत एक दूसरे पर ताबड़तोड़ वार करते हैं। मोरपंखधारी मतलब वो सिर पर क्या करते हैं, मोरपंख धारण करते रहते हैं, वार करते हो मोरपंख व दीवारी नृत्य व खेल का प्रदर्शन करते हैं। तो इसलिए इसको मोरपंख व दीवारी नृत्य कह दिया गया। जैसे ब्रज में लठमार होली आपने देखी हो, लठमार होली, तो ऐसे बुंदेलखंड में चित्रकूट में दीपावली के दिन, वो होली पर होता है, ये दीपावली पर होता है, ढोल नगाड़े बाज रहे हैं, मोरपंख धारण कर रखा है और उस पर क्या कर रहे हैं आप, वो नृत्य कर रहे हैं। तो इसलिए इसको मोरपंख या दीवारी नृत्य कहते हैं। चलो आगे बढ़ो, अगला देखिए, कठ घोड़वा नृत्य। कौन सा, कठ घोड़वा नृत्य। कठ घोड़वा नृत्य, कठ घोड़वा नृत्य पूर्वांचल में मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों को घेरे के अंदर लेकर कृत्रिम घोड़ी पर बैठकर नृत्य करता है। आर्टिफिशियल एक घोड़ी बना ली और उसमें एक नर्तक अन्य नर्तकों के घेरा बना लिया, अन्य नर्तकों ने, अन्य नाचने वालों ने एक घेरा बना लिया और बीच में एक नर्तक है, बीच में एक नाचने वाला है, वो घोड़ी पर बैठ के, कृत्रिम घोड़ी पर, आर्टिफिशियल घोड़ी, ठीक है, और उस पर नृत्य कर रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कठ घोड़वा नृत्य। कठ मतलब काठी का, कठ मतलब लकड़ी, काठी का घोड़ा, लकड़ी, लकड़ी, काठी का घोड़ा, घोड़े का काठी, तो वो कठ मीन्स काठी, लकड़ी, लकड़ी के घोड़े पर जब बैठकर नृत्य किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कठ घोड़वा नृत्य। चलिए आगे बढ़ो, आगे देखिए, ये देखिए कर्मा नृत्य। कौन सा है, कर्मा नृत्य। कर्मा व शीला नृत्य, इसको एक और नाम क्या दिया जाता है, कर्मा और शीला नृत्य। सोनभद्र और मिर्जापुर में खरवार आदिवासी समूह द्वारा, खरवार जब आपको जनजाति पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे कि खरवार जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है और क्या क्या उनके तौर तरीके हैं। तो खरवार है, बुक्सा है, ठीक है ना। तो खरवार आदिवासी समूह द्वारा ये आयोजित किया जाता है। कहाँ, सोनभद्र और मिर्जापुर में। चाहे उसको कर्मा नृत्य कहें आप, चाहे उसको शीला नृत्य, दोनों ही खरवार जनजाति के द्वारा अधिकृत किए जाते हैं, दोनों ही खरवार जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। इसके बाद अगला देखिए, छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य, देखिए छोलिया नृत्य क्या है, छोलिया नृत्य राजपूत जाति के लोगों द्वारा किया जाता है, राजपूत जाति के द्वारा, और विशेषकर ये जो है विवाह उत्सव में, ये लिखा ना, विवाह उत्सव पर किया जाता है। इसमें इसको करते समय नर्तक के एक हाथ में तलवार तथा दूसरे हाथ में ढाल होती है। तलवार और ढालबाजी से जो आप करते हैं, ठीक है, तलवार और ढाल दोनों हैं और एक दूसरे पर वार करते हुए नाच रहे हैं। वो ढाल पे ले रहा है, वो तलवार चला रहा है, वो ढाल पे ले रहा है, वो तलवार चला रहा है, और कलाबाजी सी कर रहे हैं। तो ये छोलिया नृत्य है जो विवाह के उत्सव अवसर पर किया जाता है, राजपूत जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। चलिए, सब यूपी का है, आगे बढ़ें। रास नृत्य, इसको कैसे छोड़ देंगे, रास नगरी आपको पता ही है, कौन है, ब्रज। रास नृत्य ब्रज में रासलीला के दौरान किए जाने वाला रास नृत्य है। रासलीला, रासक दंड नृत्य भी इसी क्षेत्र का एक आकर्षक नृत्य है। रासक दंड नर्तक भी इस क्षेत्र का एक आकर्षक नृत्य है। यानी रासलीला जब कर रहे होते हैं, रासलीला का मंचन कर रहे होते हैं, तो उसमें डंडी लेकर एक नृत्य किया जाता है, रास किया जाता है, उसको हम रासक दंड नृत्य कहते हैं या रास नृत्य भी कहते हैं। तो ब्रज क्षेत्र का है, सबको पता है। रासलीला, वैसे भी रास नाम आ रहा है तो रासलीला से आप समझ ही लेंगे। इसके बाद देखिए झूला नृत्य। इसके बाद कौन सा नृत्य है, झूला नृत्य।
झूला नृत्य भी किसका है? ब्रज क्षेत्र का नृत्य है और इसका आयोजन श्रावण मास में किया जाता है। सावन आया रे पक गए अमिया मिटिया, वो ना सावन के झूलों ने, वो गाना ना था, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। तो सावन में झूला तो सीधी बात है कि सावन मास है तो झूला है। और इस नृत्य को इस क्षेत्र के मंदिरों में बड़े उल्लास के साथ किया जाता है। अब इसको पवित्रता के साथ किया जाता है ब्रज में, क्योंकि ब्रज में झूला का संबंध किससे? भगवान श्री कृष्ण, राधा जी और गोपियों से माना जाता है। तो इसको जो है मंदिरों में भी बड़े उत्साह के साथ किया जाता है। वैसे आप जानते हैं कि सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, खूब सुना होगा आपने गाना। चलिए अब अगला देखिए, मयूर नृत्य। एक पीछे हम मयूर नृत्य आपको समझा चुके हैं और ये मयूर नृत्य उस मयूर नृत्य से अलग है। ये ब्रज क्षेत्र का ही नृत्य है। इसमें नर्तक मोर के पंख से विनय विशेष वस्त्र धारण करता है। उसमें मोर जैसी एक्टिविटीज की जाती है, मोर जैसा आपको बन रहे थे नाचते समय, मोर जैसी क्रियाकलाप कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या है, मोर के पंख से बने हुए विशेष वस्त्र धारण करके जब वो नाचता है तो उसको हम कहते हैं मयूर नृत्य। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिए। तो दोनों में अंतर बेसिकली क्या है वो आप समझ गए होंगे। इसके बाद घोड़ा नृत्य क्या है? घोड़ा नृत्य। घोड़ा नृत्य बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर बाजों की धुन पर घोड़ों को द्वारा करवाया जाता है। घोड़ों का नाच, अब तो बुंदेलखंड क्या आपके इधर पश्चिमी यूपी में शादी विवाह के मौके में घोड़ों को नचा रहे हैं, ऊँटों को नचा रहे हैं। तो वही बुंदेलखंड में मांगलिक अवसरों पर किए जाने वाला जो घोड़ों के द्वारा जो नचाया जा रहा है, घोड़ों को जो नचाया जा रहा है वो क्या है? घोड़ा नृत्य। कट घोड़वा में क्या था? कट घोड़वा में काठी के घोड़े पर नर्तक घेरा बना के एक बीच में काठी के घोड़े पर था, और घोड़ा नृत्य में घोड़ों को ही नचाया जा रहा है। ठीक है ना। और कहाँ है? बुंदेलखंड में। अब बुंदेलखंड में क्या, अब तो यहाँ भी है, लेकिन बुंदेलखंड का घोड़ा नाच और यहाँ का घोड़ा नाच अलग अलग है। अब अगला देखिए, ढर करही नाच। कौन सा? ढर कहरई, ढर कहरई, ढर कहरई नृत्य। यह सोनभद्र की जनजातियों द्वारा ढर करही नृत्य का आयोजन किया जाता है। सोनभद्र में जौन जौन सी जनजातियाँ हैं, चाहे वो खरवार है, चाहे बुक्सा है, ठीक है ना, वो सब जो हैं इस ढर करही नृत्य को करते हैं। ठीक, तो जनजाति भी पढ़ाएंगे। इसके बाद जनजाति कजरी नाच, और संभवतः आज का लास्ट नाच होगा कजरी नाच। कजरी नाच क्या है वो समझिए। अच्छा, पेन को बदल लेते हैं। कजरी नाच, कजरी नाच है, यह ऋतु गीत है जो सावन भादों के महीने में खेत खलियानों से लेकर शहरों तक गाया हुआ नाचा जाता है। पूर्व में इसके अखाड़े हुआ करते थे, बड़े बड़े दंगल हुआ करते थे, स्त्री पुरुष सभी प्रतियोगिताओं में सम्मिलित होते थे। नगर की वेश्याएं भी इसमें भाग लेती थी कजरी नाच में, समझ रहे ना। और गायन के रूप में उत्पन्न यह विधा अब पूर्णतः नृत्य में परिवर्तित हो चुकी है। पहले ये क्या था? ये कजरी गाना था, गीत था, और अब क्या हो गया? कजरी नृत्य हो गया। ये विधा में धीरे धीरे चेंज होते हुए ये क्या बन गया? कजरी नृत्य हो गया, जो सावन भादों के महीने में खेत खलिहानों से लेकर शहर गांव सब में ये गाया जाता था। बड़े बड़े दंगल हुआ करते थे, प्रतियोगिताएं होती थी, क्योंकि उस समय क्या था, जब सावन भादों के महीनों में खेतों में बुवाई हो गई, उसके बाद काम क्या था? ये डांस करना। और इसमें शहर की वेश्याएं भी भाग लिया करती थी। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब रुकने नहीं चाहिए। पूरी कंप्लीट यूपीजीएस के लिए आप हमें फॉलो करेंगे, एक्सटर्नल क्लासेज को फॉलो करेंगे, और पूरी यूपीजीएस आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल से पहले कंप्लीटली एक्सप्लेनेशन के साथ हम कराएंगे। जितना ज़रूरी है उतना एक्सप्लेनेशन देंगे, उससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। तो चलिए आज की क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत।